तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों की बुक का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या है। माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर का वो एक एरिया होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब माइक्रोस्पोर फॉर्म नहीं होता, तो अभी आगे लिखो, अभी हुआ मैंने, यंग एंथर होता है जब माइक्रोस्पोर्स उसके अंदर नहीं बने हुए होते, तो सबसे पहले उसके अंदर एक ग्रुप होता है कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स का, जिसको कहा जाता है स्पोरोजीनियस टिश्यू। इस पे आने से पहले पहले ये जान लो कि माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या है। मान लो माइक्रोस्पोरेंजियम के ये सर्कुलर कुछ पूरे पूरे, मैंने इसके हाफ सेमी सर्कल्स के भी हाफ ले रखे हैं ताकि बस लेयर्स दिखा पाऊं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम हमारी 4 लेयर्स से मिलके बना होता है, सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। ठीक है, पहली है एपिडर्मिस जो सबसे बाहर की है। ये मैं आउटर टू इनर बता रहा हूं, मतलब बाहर से अगर मैं लेयर काउंट करता चलूं तो अंदर की तरफ सबसे पहले बाहर होती है एपिडर्मिस। ये जो लेयर है ना, ये जो इसके बीच में ये जो लेयर वाली ये वाली चल रही है, मैं मार्क कर देता हूं ज्यादा अच्छे से दिखेगी। तो ये है हमारी एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली। देन उसके बाद जो आती है ये वाली, इससे अगली, ये होती है हमारी एंडोथीशियम। क्योंकि एपिडर्मिस आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जितने जहां पे भी इस एपिडर्मिस का यूज होता है, चाहे प्लांट लीव्स के ऊपर हो, चाहे किसी के भी ऊपर हो, चाहे ह्यूमन स्किन के ऊपर हो, तो एपिडर्मिस होती है सबसे आउटर लेयर। तो इसलिए एपिडर्मिस सबसे बाहर की। देन उसके बाद आती है एंडोथीशियम, इनर लेयर जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी मिडल लेयर्स। अब मिडल लेयर्स को फिर से मैं रेड से दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मिडल लेयर्स। देन सबसे अंदर की ये जो लेयर होती है ना, मतलब यूं समझ लो ये वाली, इसको बोलते हैं टेपिटम। ठीक है, तो याद रहेगा, आई होप सो आप सभी लोगों को, कि सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, देन टेपिटम। तो ये आउटर टू इनर लिखा हुआ है मैंने। फिर अब ये सब तो मोस्टली प्रोटेक्शन और एक तरीके से एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ही काम कर रही है मेनली, लेकिन जो मेन काम है वो हमारी टेपिटम का, क्योंकि सबसे अंदर की लेयर है, तो ऑब्वियसली जितने भी माइक्रोस्पोर्स है वो इसी के अंदर बनेंगे। ठीक है, इस लेयर के भी बाद बनेंगे। तो टेपिटम जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, ये तो हमने देख लिया, क्योंकि आउटर टू इनर में ऐसे ही है स्ट्रक्चर। अब टेपिटम के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है ना, वो एकदम गाढ़ा है। ठीक है, मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हर एक जगह। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस इससे मिलके एक डेंस साइटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, अच्छा काम क्या होगा, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म है और बहुत ही गाढ़ा है, तो आप लोगों ने ये समझना है कि क्योंकि एक गाढ़ा गाढ़ा सा तरल पदार्थ है, लिक्विड है, तो वो काम क्या करता है, नरिश करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। ठीक है, कैसे, क्योंकि पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर मान के चलो अगर आप, तो ये समझ लो कि इस पोलन ग्रेन को या माइक्रोस्पोर को बड़ा होने के लिए खाना भी चाहिए, नरिशमेंट तो चाहिए। तो ये टेपिटम वाली लेयर जो होती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो कि डेंस होता है। यही साइटोप्लाज्म का यूज करके अपना खाना इसे बना के हमारा पोलन ग्रेन डेवलप करता है। अब ये तो हमारा हो गया थोड़ा सा डेवलप्ड पार्ट। लेकिन जब यंग होता है एंथर, मतलब एंथर अभी नया नया है और ये लेयर्स वगैरह बनी नहीं है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसके अंदर होमोजीनियस सेल्स का एक ग्रुप होता है। होमोजीनियस सेल्स मतलब एक तरीके के सेल्स, कोई भी सेल अलग नहीं है, सारे सेल एक तरीके के हैं। ठीक है, तो सेम तरीके के सेल से मिलके कॉम्पैक्टली अरेंज, मतलब बहुत आसपास अरेंज हो गए, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ज्यादा स्पेस नहीं मिला हर सेल को खुलने का। तो कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स का ग्रुप होता है प्रेजेंट, जिसको हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ये स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यंग एंथर जिसमें कि ये लेयर्स वेयर्स कुछ नहीं बना, तो उसमें स्पोरोजीनियस टिश्यू ही प्रेजेंट होता है डायरेक्ट माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। अब एक टर्म है नीचे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन या अलग अलग माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन। अब याद रखना,
ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू जिसकी हम बात करते हैं, मान लो माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो इसके अंदर क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट है। यंग एंथर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अभी मैच्योर्ड या डेवलप्ड एंथर नहीं है। तो अब क्या होता है, यही जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ये मियोसिस करेगा। मियोसिस में पहले मियोसिस 1 करके 2 बनाएगा, फिर मियोसिस 2 करके 4 बनाएगा। तो ये फॉर्मेशन करा देता है माइक्रोस्पोर टेट्राड का। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ये जो टेट्राड टर्म है या टेट्रा टर्म है, इसका मतलब होता है 4। तो क्या होता है, एक सेल से 4 सेल्स बन जाते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ऑब्वियसली अगर मान के चलते हैं कि इसकी प्लोइडी हमारी 2n थी, तो इनकी कितनी रहेगी, n, क्योंकि मियोसिस क्या होता था, इक्वेशनल डिवीजन था या रिडक्शनल डिवीजन था। अगर आप लोगों ने 11th में ध्यान से सेल साइकिल में पढ़ा हो तो रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस, मतलब रिडक्शन हो जाता है आपकी नंबर प्लोइडी में, तो 2n से n बन जाएंगे। अब आई होप आप सभी को अभी फिलहाल के लिए इतना सब समझ में आ गया हो। फिर भी इसकी मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूं कि जो भी सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं वो अंडरगो करते हैं मियोसिस, मतलब स्पोरोजीनस टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं, क्योंकि ये टिश्यू है तो ऑब्वियसली ये सेल कैरी कर रहा होगा काफी सारे, ऐसे मान लो। ठीक है, मान लो ये एक सेल है, तो स्पोरोजीनस सेल टिश्यू के जितने भी हमारे सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, और एक एक सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है। यही इसकी डेफिनेशन है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में अच्छे से थोड़ा सा। तो आपको मैंने अभी तक बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि यंग एंथर में होता है, जो कि अभी मैच्योर्ड नहीं है, ना ही एकदम से डेवलप्ड बोलूंगा इसे मैं। तो ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है इसके अंदर बहुत सारे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू के। क्या होता है इसके अंदर, थाउजेंड्स ऑफ, मतलब कुछ मान लो बहुत ज्यादा ही बड़ा नंबर होता है स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स का। तो क्या होता है कि जब ये डेवलप करता है, मियोसिस के थ्रू जाता है आगे, तो थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स इनमें बनते हैं। अभी जैसे मैंने वो दिखाया था कि 1 से 4 बन रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे बनते हैं। पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 टेट्राड बनेंगे, वो अभी जुड़े हुए हैं। फिर क्या करेंगे, वो पोलन ग्रेन में डिसोशिएट हो जाएंगे, टूट के अलग अलग हो जाएंगे, तब कहलाएंगे पोलन ग्रेन। ठीक है, यहां से मियोसिस होके 4 बने, अब ये चारों पहले जुड़े हुए थे, अब ये अलग अलग होंगे, तब जाके ये पोलन ग्रेन कहलाएंगे। तो जो एक सेल स्पोरोजीनस टिश्यू में काफी सारे सेल्स प्रेजेंट है, जिस एक सेल से ये मियोसिस होके माइक्रोस्पोर टेट्राड होके पोलन ग्रेन बना है, उस एक सेल को कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि उसने एक माइक्रोस्पोर को जन्म दिया है। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोग समझ गए हो। पोलन ग्रेन जो होता है हमारा, उसे मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट क्योंकि यही एज अ मेल गैमीट काम करता है। मेल गैमीट की तरह फीमेल के एग से जाके फर्टिलाइजेशन कराता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब पोलन ग्रेन के अलग अलग वैरायटी ऑफ शेप, साइज, कलर और डिजाइन होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये क्लास नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब लास्ट जो लाइन लिखी हुई है उसको समझ लो, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन बनते हैं। और वे कब रिलीज होते हैं, ये एक टर्म आपको देखने की मिलेगी, डाइसेंस ऑफ एंथर। डाइसेंस ऑफ एंथर मतलब एंथर की जो वॉल है, आउटर वॉल, उसका फटना। जैसे ही वो फटती है तो अंदर जितना भी प्रोसेस होके पोलन ग्रेन बने होते हैं, कभी स्पोरोजीनस टिश्यू जहां हुआ करता था वो आगे जाके माइक्रोस्पोर टेट्राड उसने बना लिया, यहां से एक सेल उठाया जिसने ये किया, फिर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब पोलन ग्रेन्स बना लिए आपके आगे जाके। तो जब ये वॉल ऐसे ऐसे फटेगी तो क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये ऐसे
बिखर के बाहर आ जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइसेंस ऑफ एंथर, मतलब एंथर की आउटर वॉल का ब्रेकडाउन होना और पोलन ग्रेन्स का रिलीज हो जाना। आई होप बच्चों आप लोगों को इतना सब समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए ये वाले पार्ट को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि पोलन ग्रेन के बारे में प्रॉपरली। ठीक है, पोलन ग्रेन के शेप, साइज, इन सब के बारे में, और ये भी बताऊंगा कि पोलन ग्रेन, आपको एक हिंट दे देता हूँ, पोलन ग्रेन हमारा जो होता है वो बहुत ही मतलब एकदम रेजिस्टेंट होता है हर चीज से, मतलब ना टेम्परेचर का असर उसके ऊपर होता, ना ह्यूमिडिटी का असर होता, ना एसिड का हो सकता इतनी आसानी से, ना बेसिस का। तो ऐसा क्यों है, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या खासियत है? तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और पोलन ग्रेन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।